अब पॉइंट ये आता है कि आप जिंदगी भर सिर्फ म्यूचुअल फंड ना करते रहे, थोड़े इंडिपेंडेंट स्टॉक खरीदना भी देखें। अब मैं आपको रिटायरमेंट से रिलेटेड 3 बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताता हूं। पहली चीज तो ये कि रिटायरमेंट इस चीज पे डिपेंड नहीं करता कि आप कितना पैसा कमाते हो, उससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। अब आप बोलोगे कि अक्षत ये तो आपने बिल्कुल ही गलत बात बोल दी। नहीं। हाय एवरीवन, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। कई बार आपके दिमाग में बहुत इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल क्वेश्चंस आते होंगे कि यार मैं नौकरी कब छोड़ दूं, मैं परेशान हो गया हूं नौकरी कर करके, बॉस मेरे सिर पे चढ़ा रहता है, मुझे नहीं करनी नौकरी, तो मैं छोड़ कब सकता हूं। अच्छा, मैं रिटायर कब हो सकता हूं, रिटायरमेंट के लिए मुझे कितना पैसा चाहिए, नया आईफोन आया मार्केट में, मुझे क्या जाके वो खरीद लेना चाहिए कि मुझे थोड़ा सा वेट करना चाहिए। इस तरीके के कई सारे छोटे छोटे से क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते रहते होंगे एंड ये आपकी लाइफ में बहुत सारा स्ट्रेस क्रिएट कर देते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं एक कंसोलिडेटेड सा छोटा सा वीडियो बनाता हूं जिसमें मैं 5 क्वेश्चंस के माध्यम से आपको सेविंग्स इन्वेस्टमेंट रिलेटेड प्रैक्टिकल बातें आसानी से समझा पाऊं। तो इस डिस्कशन को अपन शुरू करते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको इस तरीके के वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, उनकी नॉलेज भी बढ़ जाएगी। तो चलिए, बहुत सिंपल प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू अपन 5 सिंपल बातें समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लोगों के दिमाग में ये आता है कि यार मुझे फलाना ढीमका चीज़ खरीदनी चाहिए कि नहीं खरीदनी चाहिए, और इन इंग्लिश शुड आई बाय थिंग एक्स। अब आप एक्स को किसी भी चीज़ से रिप्लेस कर सकते हो, एक आईफोन से, वॉशिंग मशीन से, नए कंप्यूटर लैपटॉप से, या कोई भी चीज़ जो आपको खरीदनी हो। तो यहाँ पे आपको 2-3 इंपॉर्टेंट बातें समझनी है। सबसे पहली बात आपको ये समझनी है कि अगर आप कोई चीज़ 2 बार नहीं खरीद सकते बहुत ही आसानी से, तो कृपया करके उसको एक बार भी ना खरीदें। अब आप बोलोगे कि अक्षत ये क्या बेतुकी सी चीज़ है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं 2 बार नहीं खरीद सकता। फॉर एग्जाम्पल, मैं आईफोन 2 बार कैसे खरीद लूँ, 1.5 लाख का आता है, 2 लाख का आता है, तो आप कृपया करके ना खरीदिए। अब एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो जाती है कि लोग जब चीज़ें खरीदना या एग्रीगेट करना शुरू करते हैं तो वो अपना लाइफस्टाइल तो बढ़ा लेते हैं, लेकिन लाइफस्टाइल को घटाना बहुत मुश्किल होता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। अब आप मुझे कॉमेंट में बताइएगा कि आज से 10 साल पहले आप कौन सा फ़ोन यूज़ करते थे और इसकी कीमत क्या होती थी। मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आपने 10,000 से ऊपर का फोन शायद ही खरीदा हो, या एटलीस्ट 95% ऑडियंस जो ये वीडियो देख रही है उसने शायद ही 10,000 रुपए से ज्यादा का फोन आज से 10 साल पहले खरीदा होता। अब मैं आपसे क्वेश्चन वही करता हूं कि आज 2022 में आप अगर फोन खरीदने जा रहे हो तो आंसर पूरा उल्टा हो जाएगा कि अब 95% लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं वो 10,000 से ऊपर का ही फोन खरीदेंगे। तो मैं आपसे पॉइंट क्या बोलना चाहता हूं, मैं पॉइंट ये बोलना चाहता हूं कि लाइफस्टाइल को अपग्रेड करना या ऊपर ले जाना बहुत आसान है, लेकिन उसको डाउनग्रेड करना बहुत मुश्किल होता है। इनफैक्ट आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की अगर थ्योरी समझें तो प्रोडक्ट डिजाइन ही इस तरीके से करे जाते हैं कि वो थोड़े साल में फेल हो जाएं। जैसे कि आईफोन के नए अपग्रेड्स नहीं आते तो वो स्लो होने लग जाता है। ये सारी स्ट्रैटेजीज होती हैं ज्यादा माल बेचने की। सो आपको पहली चीज ये ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर आप कोई भी आइटम जो भी आप खरीदना चाहते हो, चाहे वो आईफोन हो, लैपटॉप हो, वॉशिंग मशीन हो, अगर आप उसको आराम से 2-3 बार खरीद सकते हो तो उसमें कोई इशू नहीं है। आपको दोबारा सोचने की भी जरूरत नहीं है। आप बैठ के कृपया करके एक्सेल स्प्रेडशीट्स ना बनाएं, दुनिया भर से बातें ना करें, आप शांति से जाके खरीद लें, कोई इसमें इशू नहीं है। लेकिन मेजॉरिटी केसेस में हमारे पास होता ये है कि हमारे पास पैसे थोड़े होते हैं और हमारी आकांक्षाएं या इच्छाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। तो होता क्या है कि हम हर चीज़ को लेकर डिबेट करने लग जाते हैं कि यार मैं आईफोन खरीदूं, या मैं वॉशिंग मशीन खरीदूं, नहीं खरीदूं, क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। तो आप ऐसी अगर दुविधा वाली सिचुएशन में हैं तो कृपया करके उस चीज़ को ना खरीदें। वो एक अपने आप में इंडिकेशन होता है कि इफ़ यू कांट अफोर्ड समथिंग ट्वाइस प्लीज डू नॉट बाय वंस। ये बहुत ही सिंपल सा मैं आपको फाइनेंस रूल बता रहा हूँ, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आप खुश रहेंगे। अब इससे ही रिलेटेड एक सेकंड पॉइंट आता है कि अक्षर कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे घर खरीदना है तो अब मैं वो तो 2-3 बार खरीद नहीं सकता, उसमें तो इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा होती है। अग्री, मैं आपके साथ डिबेट नहीं कर रहा हूँ उस चीज़ को लेके। घर एक तरीके का निवेश होता है या इन्वेस्टमेंट होता है। अगर आप आईफोन खरीद रहे हो तो मोस्ट लाइकली सिनारियो ये है कि वो एक आईफोन क्या है, एक्सपेंस है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो आपको समझ में ये आना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट क्या चीज़ होती है और एक्सपेंस क्या चीज़ होती है। तो जैसे अगर आपको घर खरीदने के लिए लोन भी लेना पड़े तो वो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप एक्सपेंस करने के लिए लोन ले रहे हो, जैसे आईफोन क्या हो गया, मोस्ट लाइकली वो आपके लिए एक एक्सपेंस होगा। अब आप उसको लेने के लिए कि ईएमआई पे लोन बांध लो अपना, तो वो एक प्रॉब्लमैटिक सिनेरियो है। तो कृपया करके आप ये पॉइंट समझें कि एक एक्सपेंस और एक इन्वेस्टमेंट में बहुत भारी अंतर होता है। जो मैंने आपको रूल बताया कि इफ यू कांट बाय समथिंग ट्वाइस प्लीज डू नॉट बाय इट वंस, ये किसके लिए एप्लीकेबल है, ये एक्सपेंसेस के लिए एप्लीकेबल है। तो कृपया इसको आप हाउस के एग्जांपल से रिलेट ना करें। अब इससे ही जुड़ी हुई बात ये होती है कि आपको एक एसेट और लायबिलिटी में अंतर पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कई बार होता होगा कि आपका छोटा भाई बहन या फिर अगर आप पेरेंट हो तो आपका बच्चा आपके पास आता होगा, बोलता होगा कि पापा मुझे तो आईफोन खरीदना है। आप पूछोगे कि क्यों खरीदना है, वो बोलेगा बस खरीदना है क्योंकि कॉलेज में सबके पास है।
अब ये बहुत अच्छा आर्ग्यूमेंट नहीं है, एंड इनफैक्ट अगर आप बच्चे हो तो आपको कुछ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट सोचने पड़ेंगे अपने पेरेंट्स से। अगर आपको आईफोन निकलवाना है तो आप थोड़ा सोच समझ के बात करिएगा। वो कैसे करनी है उस पर मैं एक अलग वीडियो भी बना सकता हूँ, लेकिन हम अज्यूम करके चलते हैं आप एक रैशनल, सोचे समझे सुलझे हुए इंसान हो, तो आपको एक दिमाग में बात फिट करनी होगी। वो ये है कि एसेट और लायबिलिटी में अंतर समझें। तो एसेट क्या होता है? एसेट एक ऐसी चीज होती है जिसका यूज करते हुए आप पैसा कमा सकते हो, वो किसी तरीके का कैश फ्लो जनरेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक फ्लैट खरीदा, उसको आपने किराए पे दे दिया, तो उससे क्या हो रहा है? उससे आपके कैश फ्लो या इनकम आ रही है हर महीने, क्योंकि आपका किराएदार आपको हर महीना पैसा देगा। तो वो फ्लैट क्या हो गया? वो एक एसेट हो गया। अब लायबिलिटी क्या हो गया? तो लायबिलिटी हो गया आईफोन। सो फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर आईफोन खरीदा, आप उससे क्या कर रहे हो? आप उसमें सेल्फीज खींच रहे हो, आप टिकटॉक बना रहे हो। तो उस सेंस में आईफोन क्या हो गया? आईफोन हो गया लायबिलिटी, क्योंकि वो आपकी जेब से पैसा ले जाता है, आपकी जेब में पैसा डालता नहीं है। एसेट क्या करता है? एसेट आपकी जेब में पैसा डालता है। लेकिन हाँ, अगर आपका आर्ग्यूमेंट ये है कि यार मैं आईफोन खरीदूंगा, उससे मैं अपने यूट्यूब वीडियोस बनाऊंगा। फॉर एग्जांपल, जो आप ये वीडियो देख रहे हो, ये मैं आईफोन 11 से ही शूट कर रहा हूँ, तो मेरे लिए आईफोन क्या हो गया? मेरे लिए आईफोन एक एसेट हो गया, क्योंकि इससे मैं यूट्यूब वीडियो बना पाता हूँ, वो यूट्यूब वीडियोस मोनेटाइज भी हो जाते हैं, तो एक तरीके का एसेट हो गया। लेकिन अगर आप आईफोन सिर्फ इसलिए खरीद रहे हो कि यार मैं अपने दोस्तों को दिखाऊंगा, मैं सेल्फीज खींचूंगा, तो हो सकता है वो आपके लिए एक एसेट ना हो। अब मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देता हूँ कि आप बताइए, बच्चे क्या होते हैं? बच्चे एसेट्स होते हैं कि लायबिलिटीज होते हैं? अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ देख रहे हैं तो उनसे बोलिएगा कि कमेंट में कुछ आंसर डालें। अब इससे ही रिलेटेड एक फाइनल पॉइंट ये है कि कई बार हमें पता नहीं चलता है कि जिस चीज़ में हम अपना पैसा डालना चाहते हैं वो एसेट है कि लायबिलिटी है। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, शादी का एग्जाम्पल, राइट? तो शादी में बहुत खर्चा होता है, एंड मोस्टली इंडिया में पेरेंट्स ही शादी पे खर्चा करते हैं। अब आप बताइए कि शादी का खर्च एक एसेट है कि लायबिलिटी है? बहुत मुश्किल है इसको डिफाइन करना, तो मैं आपको सलाह नहीं दूंगा कि आपको शादी पे कितना पैसा खर्च करना चाहिए, कम करना चाहिए, ज़्यादा खर्चा करना चाहिए। वो एक पर्सनल डिसीजन है। लेकिन कई सारे डिसीजंस आपके पास ऐसे आएंगे जिसमें आपको क्लियर आइडिया नहीं होगा कि यार ये मेरे लिए एसेट है, ये मेरे लिए लायबिलिटी है, खर्चा बहुत हो रहा है, तो मुझे करना क्या चाहिए। तो मैं यहाँ पे आपको एक सिंपल सी एडवाइस ये दूंगा कि स्लीप ऑन इट। सो स्लीप ऑन इट का मतलब क्या होता है कि अगर आपको शादी करनी है, डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है, और अनफॉर्चुनेटली अगर आपकी उतनी अर्निंग पोटेंशियल नहीं है, तो आपको वो डिसीजन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। कुछ लोगों से पूछोगे, एंड स्पेशली अगर आप दुल्हन से पूछोगे, तो मोस्ट लाइकली आंसर हाँ होगा। लेकिन ऐसा बड़ा डिसीजन लेने से पहले आप है ना थोड़ा सा सोच लो, और इंपल्स डिसीजन मत लो। जैसे कि इंपल्स डिसीजन का मतलब कि आप गोवा आए, आपको बहुत अच्छा रिजॉर्ट दिखा, मैनेजर ने आप पे प्रेशर डाला कि भाई बुक करा लो, 23 तारीख को 5 लोग और देख रहे हैं, अगर आपने बुक अभी नहीं कराया और 5 लाख एडवांस नहीं दिया तो गया ये होटल। तो आप तड़प उठे अंदर से और आपने बुक करा लिया फटाफट। सो ये होता है इंपल्स बाइंग। तो कृपया करके ऐसी इंपल्स बाइंग ना करें, आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। अगर आप ये 3 चीजें ध्यान में रखेंगे तो किन चीजों पर पैसा खर्च करना चाहिए वर्सेस नहीं करना चाहिए, आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं दूसरे मुद्दे की तरफ कि यार मुझे इन्वेस्टिंग नहीं आती, लेकिन मुझे अपना पैसा स्टॉक मार्केट में डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए, या मुझे म्यूचुअल फंड में ही जुड़े रहना चाहिए, या मुझे कुछ और करना चाहिए, या मुझे एफडी करते रहना चाहिए। ओके, तो आपको सबसे पहली चीज स्टॉक मार्केट के बारे में पता होना चाहिए, आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप जाके स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग करें। अगर आपको बिल्कुल नहीं आती स्टॉक इन्वेस्टिंग, तो आप थोड़ा सा सीखिए, फ्री यूट्यूब वीडियोस हैं, आपको कोई कोर्स ज्वाइन करने की भी जरूरत नहीं। आप मेरे वीडियोस देख लेंगे तो एटलीस्ट आपके बेसिक्स तो क्लियर हो जाएंगे। मीनवाइल आपको क्या करना चाहिए? आपको म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड में थोड़ा थोड़ा पैसा डालते रहना चाहिए। अब पॉइंट ये आता है कि आप जिंदगी भर सिर्फ म्यूचुअल फंड ना करते रहे, थोड़े इंडिपेंडेंट स्टॉक खरीदना भी देखें। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार मार्केट में सीजन ऐसा होता है कि सिर्फ मार्केट साइडवेज चलता रहता है। साइडवेज मार्केट का एग्जांपल मैं आपको इस चार्ट से बताता हूँ। तो आप यहाँ पे देखो कि करीब करीब 2010 में निफ्टी जो था वो 5500 के आसपास था। 2013-14 तक भी रफली उतने ही फिगर पे रहा। तो आपको 4 साल हो गए, आपने निफ्टी में पैसा डाल दिया, आपका पैसा कुछ बन नहीं रहा है, तो क्या होगा? आप हताश हो जाओगे और आप स्टॉक मार्केट छोड़ दोगे, आप निफ्टी में भी इन्वेस्ट करना छोड़ दोगे, क्योंकि आप हर महीने अपना पोर्टफोलियो देखोगे और आपको क्या लगेगा कि यार स्टॉक मार्केट तो ऐसे ऐसे बस साइडवेज होता रहता है, मेरे पैसे वैसे तो बनते नहीं है। तो ऐसे मार्केट में आपको बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट पता होना चाहिए, एंड कुछ आपका प्रपोर्शन ऑफ पैसा डायरेक्ट स्टॉक्स में लगा होना चाहिए। किस तरीके के स्टॉक्स खरीदने हैं, कब खरीदने हैं, उसके वीडियोस मैं अलग से बना दूंगा। लेकिन आपको सिर्फ इतनी अभी क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको स्टॉक इन्वेस्टिंग भी डायरेक्ट थोड़ी करनी चाहिए और थोड़ी डायरेक्ट निफ्टी इन्वेस्टिंग भी करनी चाहिए। स्पेशली अगर आप बिगिनर से इंटरमीडिएट के बीच में हो तो कृपया इस बात का ध्यान रखें एंड स्टॉक मार्केट के बारे में सीखते रहें। अब इससे जुड़ा हुआ सवाल यह आता है कि आपने बात तो बहुत अच्छी बोली, अब मैं लोन लेके स्टॉक मार्केट में पैसा लगा दूं? नहीं, आप कृपया करके लोन लेके स्टॉक मार्केट में पैसा ना लगाएं। ऐसा क्यों? क्योंकि स्टॉक मार्केट में आपको चाहिए होती है होल्डिंग पावर। सो होल्डिंग पावर का मतलब क्या है, मैं आपको एक और एग्जांपल से बताता हूं। तो आप ये HDFC बैंक का चार्ट देखें कि 2007 में अगर आपने HDFC बैंक में 171 रुपीज़ लगाए होते तो वो 2009 तक
94 बन गए होते। अब आप परेशान हो जाते कि यार 2 साल हो गए, HDFC बैंक जैसा स्टॉक भी मुझे रिटर्न नहीं दे रहा। और ऐसा ये एक बार नहीं हुआ है, ऐसा कई बार हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे देखो 2010 में 250 पे चल रहा था एंड 2012-13 तक भी 250 पे चलता रहा, कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। आप फिर परेशान हो जाते कि यार ये किसमें पैसे लग गए। तो प्रॉब्लम ये होती है कि जो रिटेल निवेशक होता है उसके पास पेशेंस बहुत कम होता है। हम जब भी पैसा लगाते हैं तो हम ये एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं कि यार आज ITC में पैसा डाला और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरा 10-15% गेन तो बन ही गया हो। अब ऐसा होता नहीं है। जब आप खरीदते हो कई बार स्टॉक नीचे चले जाते हैं, कई बार ऊपर आ जाते हैं, तो आपके पास पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। और कितना पेशेंस होना चाहिए उसको हम बोलते हैं होल्डिंग पावर। एटलीस्ट 2 से 3 साल की होल्डिंग पावर होना अनिवार्य है। कृपया करके अपना पैसा स्टॉक्स में ना लगाएं। अगर आपकी ज़रूरत है कि मेरे को अगले 2 साल में MBA करने जाना है, मत लगाइए वो पैसा स्टॉक मार्केट में, आप उसकी FD बनवा लो। स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में आपको पैसा तभी लगाना चाहिए जब आपको उस पैसे की जरूरत अगले 2-3 साल तक ना हो। इससे रिलेटेड और भी पॉइंट्स हैं कि स्टॉक मार्केट में प्रवेश करने से पहले सबसे पहले आप अपना इमरजेंसी फंड सॉर्ट आउट कर लीजिए। इमरजेंसी फंड का मतलब क्या होता है कि अगर आपकी नौकरी चली गई या आपके ऊपर कोई मेडिकल एक्सपेंसेस आ गए या आपके परिवार में कोई इमरजेंसी आ गई, तो वो होता है इमरजेंसी फंड। और ये यूजुअली होता है 6 to 12 टाइम्स ऑफ योर एक्सपेंसेस। तो मान लीजिए अगर आपकी 50,000 रुपए खर्चा है आपके घर का, तो आप इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इतना आप पैसा पहले अलग रख लीजिए, उसको स्टॉक मार्केट में मत डालिएगा। इसके साथ साथ आप इंश्योरेंस ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और तीसरी और फाइनल बात यहाँ पे ये है कि आपके पास कुछ पैसा लिक्विड होना चाहिए। लिक्विड पैसे का मतलब क्या है कि कई लोग जो होते हैं कुछ भी उनकी इनकम आ रही है वो जाके घर खरीद लेंगे, जो तनख्वाह भी आ रही होती है उसमें भी EMI जाती रहती है। अब ये प्रॉब्लमैटिक सिनारियो होता है। घर की कीमत जितनी बढ़ेगी वो बढ़ेगी, बट प्रॉब्लम है कि रियल एस्टेट वो होता है इललिक्विड एसेट। इललिक्विड का मतलब कि अगर आपके पास कोई समस्या आई तो आपका घर हो सकता है कल या परसों में बिके ना, आप पैसा कहाँ से लाओगे? तो वो होता है लिक्विड मनी होना। तो आपके पास कुछ पैसा लिक्विड फॉर्म में पड़ा हुआ होना चाहिए। तो ये हो सकता है सेविंग्स अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट। तो आप ऐसे इंस्ट्रूमेंट में थोड़ा सा पैसा डाल दें। ये सब करने के बाद आप स्टॉक मार्केट में आए एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर्सपेक्टिव के साथ और एक इन्वेस्टमेंट सिस्टम बिल्ड करते हुए कि जो भी पैसा मैं स्टॉक मार्केट में डाल रहा हूँ 2-3 साल तक मुझे इस पैसे को टच करने की जरूरत नहीं है। मैं एक इन्वेस्टमेंट सिस्टम बना रहा हूं। ये चीज आपको अपने दिमाग में बिठानी होगी। अब तीसरा आता है कि आजकल तो मैं बहुत बातें सुन रहा हूं कि 30 साल में रिटायर हो जाओ, 20 साल में रिटायर हो जाओ, फर्स्ट बर्थडे तक रिटायर हो जाओ। तो ये दुनिया भर की बातें चलती रहती हैं। तो मुझे तो रिटायर होना है बहुत जल्दी, तो जिससे मैं गोवा जा सकूं और आराम से बीच में बैठ के बियर पी सकूं, राइट। तो पहले मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूं कि रिटायरमेंट की डेफिनेशन मेरे हिसाब से क्या होती है। तो रिटायरमेंट की डेफिनेशन ये नहीं होती कि आप काम करना बंद कर दो। रिटायरमेंट की डेफिनेशन मेरे हिसाब से ये होती है कि आप अपने हिसाब से अपना काम पिक कर सको। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन हो जाता है बिकॉज हमारे पेरेंट्स की जनरेशन में कि रिटायरमेंट का मतलब यार आदमी रिटायर हो चुका है, आप कुछ काम धंधा नहीं बचा। दैट इज नॉट द मॉडर्न फॉर्म डेफिनेशन ऑफ रिटायरमेंट। आजकल मॉडर्न फॉर्म ऑफ रिटायरमेंट की डेफिनेशन होती है कि अपने हिसाब से काम को पिक कर पाना। ऐसा जरूरी क्यों है? ऐसा जरूरी इसलिए है क्योंकि आजकल स्ट्रेस बहुत हो गया है, जॉब बहुत अनसर्टन हो गए हैं। तो इसलिए रिटायरमेंट प्लानिंग आपको जिस दिन से आप काम शुरू करते हो आपके दिमाग में रिटायरमेंट प्लानिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए। अब मैं आपको रिटायरमेंट से रिलेटेड 3 बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ। पहली चीज तो ये कि रिटायरमेंट इस चीज पे डिपेंड नहीं करता कि आप कितना पैसा कमाते हो, उससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। अब आप बोलोगे कि अक्षत ये तो आपने बिल्कुल ही गलत बात बोल दी। नहीं, आप ऐसे इमेजिन करो एग्जाम्पल 1 कि आप 10 करोड़ रुपए साल के कमाते हो, बहुत ज्यादा कमाते हो, बहुत अच्छी आपकी नौकरी चल रही है, बहुत पैसा मिलता है आपको। आप 10 करोड़ रुपए कमाते हो और 10 करोड़ रुपए खर्च कर देते हो, तो आपके पास बचा क्या साल के अंत में? 0, राइट। अब वो आपके रिटायरमेंट फंड में गया, द आंसर इज नो। अब आप बोलोगे कि ऐसा करता कौन है? मैं आपको 100 एग्जांपल्स बता सकता हूँ सेलिब्रिटीज के जो 100 करोड़ से भी ऊपर कमाते थे साल के और उनके पूरे के पूरे पैसे खर्च कर देते थे। अब उन्होंने बैंक्रप्सी डिक्लेयर कर दी है और बहुत ही हार्ड लाइफ जी रहे हैं। सो ये बहुत फ्रीक्वेंटली होता है। तो मैं आपको मैसेज क्या देना चाहता हूँ? मैसेज में आपको ये देना चाहता हूँ कि आपका रिटायरमेंट डिपेंड करता है एक्सपेंसेस पे, ना कि आप कितना पैसा कमा रहे हो। अगर आप 10 करोड़ रुपए कमाते हो, 10 करोड़ रुपए स्पेंड कर देते हो, तो आपका रिटायरमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हुआ? 0। अगर आप महीने के 20,000 रुपए कमाते हो और 5,000 रुपए सेव कर करके डालते रहते हो, तो आपका रिटायरमेंट कॉर्पस बढ़ता चला जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि आपका रिटायरमेंट डिपेंड करता है कि आप खर्चा कितना करते हो एज अ परसेंटेज ऑफ योर सैलरी। सो इससे रिलेटेड एक सेकेंड पॉइंट आता है कि अगर आप अपनी सैलरी का 70% अमाउंट सेव और इन्वेस्ट कर सकते हो और ऐसा आप करते रहो अगले 10 सालों तक, तो आप रिटायर आराम से हो सकते हो। तो यहाँ पे 3 बहुत इंपॉर्टेंट बात आती हैं।
तो सबसे पहली बात होती है एक नेस्ट क्रिएट करने की। तो नेस्ट का मतलब होता है कि एक तरीके का कॉर्पस आप क्रिएट कर लो। इसकी टोटल वैल्यू अपन मान के चलते हैं 1 से 2 करोड़ के बीच में। आपको ज्यादा पैसा चाहिए इससे या कम पैसा चाहिए, आप एग्जाम्पल के हिसाब से खुद एडजस्ट करके मैथ्स रन कर सकते हो। तो अपन अज्यूम करके चलते हैं कि अगर आपको 1 से 2 करोड़ के बीच में कॉर्पस चाहिए तो क्या आप ये बना सकते हो? आंसर इज यस, आप बिल्कुल बना सकते हो। इसमें मैथ आपको क्या पता होनी चाहिए? आपको 2020 रूल पता होना चाहिए। सो 2020 रूल क्या होता है? 2020 रूल ये होता है कि अगर आप 20,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करते चलो अगले 20 ईयर्स तक या 20 सालों तक, तो आपका टोटल कॉर्पस बन के आता है 2 करोड़ रुपए। तो ये तो आपका हो गया नेस्ट क्रिएट। अगर आपका नेस्ट क्रिएट हो गया तो आपका सेकंड टारगेट बन जाता है इस नेस्ट को 5% रियल ग्रोथ रेट से ग्रो करना। अब रियल ग्रोथ रेट क्या होता है? तो इंडिया में आपने सुना होगा कि इन्फ्लेशन जो होता है वो 6 से 8% के बीच में होता है, लेकिन निफ्टी रिटर्न कितना देता है? वो 12 से 13 देता है। तो 13 माइनस 8 क्या हो गया? वो करीब करीब हो गया 5% का रियल ग्रोथ रेट। तो सही मायने में इन्फ्लेशन हटा के आपका नेस्ट किस रेट से ग्रो कर रहा है। क्योंकि कई बार आपने सुना होगा कि 1950 में हम तो 500 रुपए में गाड़ी खरीद लेते थे, आज गाड़ी खरीदें तो 1.5 लाख हो चुकी है। तो ये सब होता है क्या है? ये इन्फ्लेशन होता है, राइट। तो अगर आपको इन्फ्लेशन हटाना है तो आप ये सिंपल 5% रूल फॉलो कर सकते हो। तो आपका गोल क्या हो गया? 5% से इस कॉर्पस को बढ़ा पाना। तो ये आप बढ़ा सकते हो? द आंसर इज येस, आप बिल्कुल बढ़ा सकते हो। आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट का ध्यान रखना है कि आप कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो। अब तीसरा पार्ट आता है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। तो ये होता है 4% रूल। तो अब आप मान लीजिए कि आपने 2 करोड़ रुपए का नेस्ट बना लिया और आप इसको 5% से ग्रो करते चले जा रहे हो, लेकिन आप विड्रॉ सिर्फ 4% से कर रहे हो। तो आप सिर्फ इंटरेस्ट पे जी सकते हो आराम से, प्रोवाइडेड कि आपने लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन ना करा हो। तो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का मतलब मैं आपको मैथ से समझाता हूं। तो यहाँ पे 5% ऑफ 2 करोड़ इज व्हाट? करीब करीब 10 लाख। तो ये आप मान लीजिए कि आज के ज़माने में अगर आपके पास 2 करोड़ रुपए है और 5% से आप उसको रियल टर्म्स में ग्रो कर पा रहे हो, तो आपके पास ईयरली एक्सपेंस के लिए कितना है? करीब करीब 10 लाख रुपए। आप विड्रॉ कितना कर रहे हो? आप 8 लाख रुपए। तो आपको खर्चा कितना करना है साल का? 8 लाख भी आप मान के चलो, क्योंकि मार्केट में वॉलिटिलिटी यहाँ वहाँ होती रहती है, तो इसलिए अपन 8 लाख मान के चल रहे हैं। तो 8 लाख अगर आप आज के ज़माने के हिसाब से आराम से रह सकते हो तो 2 करोड़ आपका टारगेट हो जाता है और ये आपका इन्वेस्टेबल अमाउंट हो जाता है जो आपको हर महीने इन्वेस्ट करना है 20,000 रुपए अगले 20 सालों तक। तो अगर आप अभी 20-21 साल के हो तो आप 40 साल में आराम से अपना रिटायरमेंट प्लान कर सकते हो। अब चौथा सवाल आता है कि यार मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कैसे बनूं। इससे पहले सेक्शन में हम बात कर रहे थे कि आप रिटायर कैसे हो। रिटायर का मतलब कि आपको काम धंधे के बारे में सोचना ही नहीं है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होती है जॉब के स्ट्रेस से मुक्ति। सो आप काम करते रहो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप काम को लेकर बहुत ज्यादा सिरदर्द पाल रहे हो। आपका जब मन करे तब करो काम, नहीं करना मत करो। तो ऑल दिस रिलेट्स टू फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कि आपको पैसे के बारे में सोच के स्ट्रेस लेने का बहुत ज्यादा महत्व नहीं बनता। तो यहाँ पे मैं 2 बातें बोलूंगा। एक तो ये कि आपको नीड्स और वांट्स में अंतर पता होना चाहिए कि बहुत जो क्रिटिकल चीजें हैं उसमें आप अपना पैसा स्पेंड कर रहे हो, उसमें कोई खामी नहीं है। आप आराम से अपनी सारी की सारी नीड्स पूरी करो। वांट्स क्या होता है? वांट्स होती है इच्छाएं कि आपने मान लीजिए आज 2 BHK का घर खरीदा, 2 साल बाद मन कर गया कि यार आप 3 BHK भी खरीद लेते हैं। फिर आपने एक कार खरीदी, फिर आपने सोचा कि चलो यार मर्सिडीज बेंज खरीद लेते हैं। फिर आपने मर्सिडीज खरीदी, चलो फरारी खरीद लेते हैं। तो इस तरीके से आपको नीड्स और वांट्स में अंतर पता होना चाहिए, क्योंकि आप अगर हमेशा वांट्स के पीछे भागते रहोगे तो आप कभी भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होगे। अब दूसरा प्रैक्टिकल पॉइंट ये आता है कि जब आप अपना करियर स्टार्ट कर रहे होते हो या आप फाइनेंशियली फ्री नहीं होते हो, तो जैसे कि जब मैं नौकरी करता था तो मेरे को ये लगता था कि यार मेरी फिटनेस पे ध्यान नहीं हो रहा, मैं जिम ज्वाइन कर लेता हूँ। तो मैंने जिम ज्वाइन कर लिया, मैंने 6 महीने की फीस भी भर दी। मैं कितनी बार गया जिम? 6 महीने में 5 बार गया। क्यों? क्योंकि मेरा काम इतना स्ट्रेसफुल होता था, लेकिन मेरे पैसे कितने लग गए? बहुत ज़्यादा पैसे लग गए जिम जाने में। मेरे को समझ में आया कि यार कोई मतलब नहीं है ऐसे रिकरिंग एक्सपेंस को करने का, क्योंकि इससे 2 प्रॉब्लम हो जाती है। एक तो ये है कि आपका पूरा का पूरा पैसा वेस्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ रिकरिंग एक्सपेंस, एंड दूसरी चीज़ ये है कि यही पैसा आप मार्केट में डाल के या कहीं इन्वेस्ट करते उसको ग्रो कर सकते थे। तो आपका लॉस एक बार नहीं होता, आपका लॉस 2 बार होता है। तो मैंने किया क्या? मैंने अपना सिस्टम रीवैम्प करा। मैं बहुत जल्दी समझ गया कि यार जिम में मेरे से नहीं होगा। जिनसे होता है बहुत अच्छी बात है, उनको जाना चाहिए जिम, लेकिन मेरे लिए क्या है, मेरे पास टाइम बहुत कम होता है। अब मैं आधा घंटा दे सकता हूँ अपनी हेल्थ पे, तो मैंने हिट एक्सरसाइजेस करनी शुरू कर दी। एंड यूट्यूब पे फ्री ट्यूटोरियल्स होते हैं, तो मैंने अपना सारा एक्सरसाइज का सिस्टम उसके अराउंड बना लिया। तो ये तो हो गई बात रिकरिंग एक्सपेंस की। अब इस तरीके के रिकरिंग एक्सपेंसेस आपको कट डाउन कर देने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहते हो, आपके पास बहुत ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम नहीं है, तो कृपया करके OTT प्लेटफॉर्म्स पे पैसा खर्च ना करें कि हम 700 रुपए का नेटफ्लिक्स का प्लान भी ले लेंगे, हम Amazon प्राइम भी ले लेंगे, हम हॉटस्टार भी ले लेंगे, हम दुनिया भर की सारी स्ट्रीमिंग सर्विस ले लेंगे।
वो क्या होता है, आपको लगता है कि 300-400 रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन वो हर महीने होते हैं, तो आपके लिए प्रॉब्लमैटिक होती है, क्योंकि एक रिकरिंग एक्सपेंस है। ये आप इन्वेस्ट करके ग्रो करके जल्दी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पा सकते थे, लेकिन क्योंकि आपने रिकरिंग एक्सपेंसेस इतने लगा दिए, तो ये आपके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। फिफ्थ एंड फाइनल पॉइंट, एंड ये मेरा फेवरेट पॉइंट है, यहाँ पे मैं एक अपना ट्वीट भी डालता हूँ, ये है डेफिनेशन ऑफ रिच। क्योंकि कई बार लोग समझते भी नहीं है कि रिच होना एग्जैक्टली होता क्या है। रिच हम हमेशा पैसे से देखते हैं, लेकिन अगर आप फॉर्च्यून 500 कंपनीज के सीईओ से जाके बात करोगे, एंड आपको ये डिस्कशन बहुत फ्रीक्वेंटली सुनने को मिलेगी कि यार मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करा, लेकिन मैं अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाया, मैं अपने हॉबीज पे टाइम नहीं दे पाया, मैं XYZ चीज के लिए टाइम नहीं दे पाया। अब ऐसा होता क्यों है? एंड ये कोट फेडरिक नीचे का है, एंड ही वाज अ फिलोसोफर, एंड उन्होंने बहुत अच्छे से ये बात को समझाया है कि फ्री और स्लेव इंसान में अंतर क्या होता है। जो फ्री इंसान होता है वो अपना 2/3 या 66% ऑफ द डे उसके कंट्रोल में रहता है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि जब आप अमीर बनते हो तो आप पैसे से भी अमीर बनते हो और टाइम से भी अमीर बनते हो। अगर आपने 10-10 EMI चला रखी है अपने क्रेडिट कार्ड पे, तो जो आप सामान खरीद रहे हो वो सामान आपको ओन करता है, आप उस सामान को ओन नहीं करते, क्योंकि आपको हर दिन उठ के ऑफिस जाना पड़ेगा, पैसे कमाने पड़ेंगे, एंड उस पैसे को वापस डालना पड़ेगा उन EMIs को भरने के लिए। तो आपकी नौकरी क्या हो जाती है? आपकी नौकरी हो जाती है EMI भरना। क्यों हो जाती है? क्योंकि आप सामान पे सामान खरीदते चले जा रहे हो। तो इसलिए आप अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करें। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने जो आपको 5 पॉइंट्स आज बताए, कि आपको रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में भी पता चल गया होगा, कैसे आपको पैसा खर्च करना है, किन चीजों पे करना है, किन चीजों पे नहीं करना है। आप अपने हिसाब से कॉल ले सकते हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स मिले होंगे जो आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कर पाओगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, एंड मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।